यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग आंसर राइटिंग पर बातें करेंगे। आंसर राइटिंग में हम अभी कीवर्ड्स पर बातें कर रहे हैं। कीवर्ड्स आप जानते हैं, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे यूपीएससी मेंस के, तो उसमें आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे: डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, कमेंट। इन्हें ही कीवर्ड्स कहा जाता है, आप जानते हैं। आप आंसर कैसे लिखेंगे वो ये कीवर्ड्स ही बताते हैं। यही वो वर्ड्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको अपने आंसर का स्ट्रक्चर किस तरीके से अपने दिमाग में तैयार करना है, या किस तरीके से अपने आंसर की डिज़ाइनिंग करनी है और उसको लिखना है। अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो यकीन मानिए एग्ज़ामिनर आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आपने अगर इन्हें इग्नोर किया तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पर पूछा गया है क्वेश्चन, बस आप उस टॉपिक पर लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन उसने पूछा उस टॉपिक पर ज़रूर है यूपीएससी ने, लेकिन उसका एंगल कुछ और है। वो एंगल ये कीवर्ड बताता है, आपने वो एंगल ही मिस कर दिया। तो जिस तरीके से उसने लिखने को कहा है वो आपने नहीं लिखा, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप आंसर की सही फ्रेमिंग कर ही नहीं सकते। काफ़ी कीवर्ड्स पर हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज चलिए अगले कीवर्ड पर चलते हैं। सारे कीवर्ड्स पर हमें बात करनी है। आपको याद होगा मैंने आपको कई सारे कीवर्ड्स दिए थे, वो ऑलमोस्ट सारे जिस तरीके से यूपीएससी उसका इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से पूछता है। और फिर आपको ये भी याद होगा कि मैंने सारे कीवर्ड्स को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था आंसर राइटिंग करने के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए, मीनिंग भले सबकी अलग-अलग है, लेकिन उतने तरीके के अगर आज आप फ़ॉर्मूले आंसर राइटिंग के बनाएँगे, तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैंने सारे कीवर्ड्स को 4 भागों में डिवाइड किया था। कंटेंट बेस के कि किस तरीके से आपको कंटेंट्स उसमें लिखने हैं, जिसमें एक था सरफेस लेवल पे कि आप बस इन्फॉर्मेशन वाली बातें लिख दो, और दूसरी उससे थोड़ा-सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बातें, एक लेवल डीप, लिटिल डीप की मैंने बात की थी, फिर डीप की बात की थी और वेरी डीप की बातें की थी। इस तरीके से हमने डिवाइड किया था कि जितने वर्ड्स में यूपीएससी पूछता है कि आपको 150 से 250 शब्द में लिखना है विदिन टाइम, तो वहाँ आप कितने कंटेंट डालेंगे, उसको लेकर उस पर हम लोग फिर आएँगे जब हम लोग सारे कीवर्ड्स पर बात कर लेंगे, तो कि इन पर आंसर राइटिंग कैसे की जाए, उसकी फ्रेमिंग कैसे की जाए, कितने कंटेंट्स यूज़ किए जाएँ। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीवर्ड पर चलते हैं। आज का जो हमारा कीवर्ड है वो है कंपेयर। और इसी में एक और पूछा जाता है, एक कभी-कभी कंपेयर दे दिया जाएगा, कभी पूछा जाएगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट। देख के आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, यार ये कंपेयर ही तो करना है, ये कौन-सी बड़ी बात है, इसे समझने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, डिक्शनरी मीनिंग और आंसर राइटिंग जिस तरीके से की जाती है, इन दोनों के मीनिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको जो इसका मतलब जानना है, या मैं कहूँ मतलब समझना है, वो आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझना है। तो आइए देखते हैं। 3 लेवल पर हमें देखना है। सबसे पहले कि इसकी मीनिंग क्या होती है आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ यूपीएससी ने एक पर्टिकुलर कीवर्ड यूज़ किया है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, तो पर्पस क्या है। और थर्ड, कि अब आप उसका इस्तेमाल करेंगे कैसे। अगर ये कीवर्ड आ गया है, तो इसमें आप आंसर राइटिंग की डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। मीनिंग के लिए फ्रेंड्स 2 लेवल पर हमें समझना चाहिए। पहला तो यही कि एक ऐसा मीनिंग आपके दिमाग में हो कि जैसे ही आप वो कीवर्ड देखें, खट से वो चीज़ क्लिक करे आपके दिमाग में। अब ऐसा करने के लिए मैंने रिसर्च में ये पाया कि अगर वो आपकी मदर टंग में हो वो वर्ड,
तो मच बेटर है, क्योंकि हम उससे मोस्टली यूज्ड टू होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, तो वो चीज़ें तुरंत ग्रास्प हो जाती हैं। तो आपकी अगर कोई रीजनल लैंग्वेज हो तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश हो तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी यूज़ किया है क्योंकि ये मेजॉरिटी की भाषा है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। कंपेयर की बात करें तो तुलना करना, कहा जाता है कि दो दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों में आप तुलना करें। तुलना करना, अब देखिए, तुलना कभी भी समान चीज़ों में ही होती है। आप घोड़े को गधे से उनका कंपैरिज़न नहीं कर सकते, एक घोड़े का एक गधे से कंपैरिज़न नहीं कर सकते, एक इंसान का एक जानवर से कंपैरिज़न नहीं कर सकते आप। आपको एक ही तरह की 2 चीज़ें होनी चाहिए जिसका आप कंपैरिज़न कर सकते हैं। अगर 2 अपोज़िट चीज़ें हुईं, तो आप डिफरेंसेस बताएँ, वहाँ कंपैरिज़न नहीं हो सकती। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कंपैरिज़न जो है, वो एक जैसे चीज़ों में हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2 एक्टर्स हैं, तो एक एक्टर दूसरे एक्टर से कैसे भिन्न है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक एक्टर है और दूसरा राइटर है, तो आप राइटर को एक्टर से कंपेयर करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तुलना करें, लेकिन तुलना का मतलब क्या है, इसे आप ध्यान रखें। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर बताना। जहाँ मैंने कहा कि तुलना जो है वो सेम फील्ड में होगी, वहीं कॉन्ट्रास्ट जो है उसका मतलब होता है फ़र्क बताना, अपोज़िट चीज़ें बतानी उसकी। कि अगर देखिए, अगर 2 चीज़ें एक ही जैसी हैं, उसमें आपको कंपेयर भी करने को कह रहा है और कॉन्ट्रास्ट भी करने को कह रहा है। अगर एक ही में ये दोनों करने को कह रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको ये करना होगा कि जो चीज़ें दोनों में एक जैसी हैं, उनका आप कंपैरिज़न कीजिए, और 2 चीज़ें जो दोनों में बिल्कुल उल्टी-उल्टी हैं, उन्हें आप कॉन्ट्रास्ट में बताइए। फिर आपको ये करना होगा। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे। कभी-कभी एक ही जैसे में दोनों चीज़ करने के लिए आपको कहेगा, और कभी-कभी आपको सिर्फ़ कंपेयर करने के लिए कहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और क्या मीनिंग हो सकती है? टू पॉइंट आउट द वर्क पैटर्न ऑफ 2 थिंग्स ऑन अ सेम मैटर। एक ही मैटर पे 2 अलग-अलग चीज़ों के काम करने का जो ढंग है, उसको पॉइंट आउट करना होगा आपको। पर्पस देखते हैं क्या है। टू क्लैरिफाई द कैरेक्टर्स ऑफ 2 थिंग्स टू रीच अ पर्टिकुलर डिसीजन और मेक द मोस्ट सुइटेबल प्लान। अब आप बताइए कि कंपैरिजन आप करते क्यों हैं? कभी भी हम कंपेयर क्यों करते हैं? मान लीजिए आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी ही कर रहे हैं, तो तैयारी करने के कई रास्ते हैं, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सी प्लानिंग बेटर होगी, चुनते हैं ना? तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। इस ऐसे ही और भी चीज़ों में आपको जब भी अपने लिए कोई एक सुइटेबल डिसीजन लेना है कि मुझे ये ऐसे करना है या एक प्लान बनाना है, तो कौन-सा मेरे लिए बेटर होगा, तो आप कुछ में कंपैरिजन करते हैं। तो वही है कंपैरिजन, कि एक डिसीजन पर पहुँचने के लिए या एक सुइटेबल प्लान बनाने के लिए जो हमें हम क्या करते हैं फिर, 2 चीज़ें जो हैं अलग-अलग, उनके कैरेक्टर्स को देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्या पॉज़िटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, दूसरे के क्या पॉज़िटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। उन्हें हम कंपेयर करते हैं और फिर एक डिसीज़न पर आते हैं। तो पर्पस कंपैरिज़न का यही होता है, या कॉन्ट्रास्ट का भी, कि आप देखते हैं कि क्या है दोनों में, और फिर एक डिसीज़न लेते हैं या फिर एक प्लान की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, कैसे यूटिलाइज़ करेंगे आंसर्स में। सबसे पहला, थिंक ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स। आप जानते हैं कि एक लिमिटेड वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं। बहुत ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, और सालों भर आप पढ़ाई करते हैं, तो एक-एक टॉपिक पर न जाने कितने पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे। तो आपको करना है कि सबसे पहले जो भी टॉपिक पर पूछा गया है, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें आप पहले अपने दिमाग में लेकर आइए कि ये पॉइंट मुझे डालने हैं। अब सेकंड स्टेज,
राइट इन पॉइंट्स प्रायोरिटी वाइज और क्रोनोलॉजिकली। जब भी ये कीवर्ड हो तो आपको पॉइंट्स में ही आंसर देने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप पॉइंट्स में आंसर दें। और वो जो पॉइंट्स हो या तो वो प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए। प्रायोरिटी वाइज कहने का मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप सबसे पहले लिखें, उससे कम को उसके बाद, उससे कम को उसके बाद, उससे कम को उसके बाद, इस तरीके से आगे बढ़ें। ऐसा नहीं करें कि जो कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्हें आप पहले लिख रहे हैं, तो इससे एग्जामिनर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो आपको ठीक से मार्क नहीं देगा, फिर वो समझेगा कि इस स्टूडेंट को ये समझ नहीं है कि किसे पहले लिखना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल गेम ऑफ क्रिकेट, आप बैट्समैन को लास्ट में नहीं उतार सकते, बॉलर को पहले नहीं उतार सकते, तो नहीं तो पूरा मैच खराब हो जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखें। दूसरा, प्रायोरिटी वाइज लिखें या फिर क्रोनोलॉजिकली। कहीं पे देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रायोरिटी का इस्तेमाल करना होगा, कुछ ऐसे होंगे जहाँ क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। क्रोनोलॉजी का मतलब हो सकता है क्वेश्चन कोई ऐसे घटना पे पूछा गया है जो पास्ट से चला आ रहा है, तो आपको उसका क्रोनोलॉजी में लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सी इम्पोर्टेंट घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो वो डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का डिज़ाइन क्या है, वो क्रोनोलॉजी की डिमांड कर रहा है या फिर प्रायोरिटी की डिमांड कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए दो लोगों में कंपैरिजन करना है, तो उनमें प्रायोरिटी पॉइंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट पर बात हो रही है तो उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो उस तरीके से आप लिखेंगे क्रोनोलॉजी में। इन स्टेजेस, आप जो लिखें स्टेजेस में लिखें। देखिए, कुछ तरीके होते हैं। बहुत कोई क्या करते हैं, वो जैसे स्कूल्स में किया जाता है कि बीच में एक लाइन दे दिया, एक के बारे में इधर लिख रहे हैं, एक के बारे में इधर लिख रहे हैं, इधर इधर ऐसे ऐसे। इसका इस्तेमाल आप यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग में बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बचकाना स्कूल और कॉलेज वाली चीज़ है। यहाँ ये चीज़ सूट नहीं करती। एग्जामिनर अच्छे मार्क्स नहीं देगा आपको। आपको स्टेज का सहारा लेना चाहिए, स्टेजेस में लिखना चाहिए। कहने का मतलब, जिस पे भी आपको लिखना है, जिन भी दो चीज़ों पे, पहले एक के बारे में आप लिख दीजिए, फिर दूसरे के बारे में लिखिए, या फिर एक ही साथ लिखिए, एक ही साथ दोनों पे लिखिए। पहले एक के बारे में लिख रहे हैं, उसी से कंपैरिजन में वहीं पे साथ साथ उसी चीज़ पर दूसरे का कंपेयर कर दे रहे हैं या कॉन्ट्रास्ट कर दे रहे हैं, फिर उसका दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, उसी के साथ में दूसरे का दूसरा पॉइंट बता दे रहे हैं। तो एक साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस स्टेज की आप प्रोसेस को अपनाइए, ये प्रोसेस को मत अपनाइएगा। एग्जाम्पल्स कैन बी गिवन, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप अगर आपको सुटेबल लगता है तो। आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जो इसी बार के मेंस में पूछा गया था कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Compare and contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty। 150 वर्ड में लिखना है आपको, 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को लेकर, सॉवरेनिटी आप जानते हैं, डिसीजन लेने का अधिकार, स्वयं ऑटोनॉमस होता है कि हमें फ्रीडम है कि हम अपना डिसीजन कैसे लेंगे। तो पार्लियामेंट जो सॉवरेन होती है, इसमें ब्रिटेन का और इंडिया का अलग अलग अप्रोच है। तो उसी को कंपेयर करने को भी कह रहा है और कॉन्ट्रास्ट करने को भी कह रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।